राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान की प्रथम इकाई हमने पहले पढ़ ली है। आज हम इकाई 3 का अध्ययन करेंगे राजनीतिक विचार धाराओं के अंतर्गत और इसमें हम पढ़ेंगे उदारवाद। उदारवाद एक ऐसा चैप्टर है जो अक्सर विद्यार्थी यही कहते हैं कि हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये टफ है। तो मैंने इसे बहुत ही सरलतम भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी के समझ में आ जाएगा और आप इस टॉपिक से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित कोई भी जब क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, परीक्षा ही नहीं आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो आप सरलता से उसे सरल कर सकेंगे। इसी को आधार में रख करके मैंने ये लेसन बनाया है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उदारवाद का अर्थ क्या है, उदारवाद की प्रकृति कैसी है या उदारवाद के लक्षण क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उदारवाद कितने प्रकार का होता है, उदारवाद की विशेषताएं क्या है। इन 4 विषयों पर या इन 4 टॉपिक्स पर हमारा लेसन है वो केंद्रित रहेगा, जिसमें बहुत सारे आपके 12th कक्षा के जितने भी जो चैप्टर्स हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे 2 मिनट आपसे मुखातिब होकर कहना चाहूंगा कि अपने यहाँ पर जैसे 4 विषयों की जो कक्षाएं अपलोड की जाती है, जिसमें अंग्रेजी कंपलसरी, हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इन 4 विषयों की कक्षाएं जो है वो बराबर अपलोड की जा रही है। आप सभी मनोयोग पूर्वक इनका अध्ययन करें और अपने यहाँ पर जो जैसे 9610208295 ये जो नंबर है, इन नंबरों पे व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में भी आप अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन करके आप अपने जो परीक्षा से संबंधित जितने भी चैप्टर्स हैं उनका आप अच्छी तरह से हल कर सकेंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पाठ को और सबसे पहले हम उदारवाद का अर्थ लेते हैं कि उदारवाद का अर्थ क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे एक बात आप जैसे मान लो जब भी आप लेसन को पढ़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे लिए लेसन सबसे पहले हमारे पास आए, तो सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारे विद्यार्थी जिनके सब्सक्राइब किया हुआ है, लेसन अपलोड होते ही उनके पास इनका नोटिफिकेशन चला जाता है। दूसरी बात, आप इसमें आप चैनल को सर्च कर सकते हैं साहित्य क्लासेस, साहित्य क्लासेस में जाकर के और आप वीडियोज में जाएंगे, वीडियोज में जाकर के जहां प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहां प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे राजनीति विज्ञान की अलग है, हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है, हिंदी साहित्य की अलग है, अलग अलग जो है लिस्ट है, सूचियां हैं वो बनी हुई है, वहां से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तीसरी बात, अपने जो इन नंबरों पे जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उन ग्रुप्स में आप बने रहें। अपना जो टेलीग्राम चैनल बनाया गया है उस चैनल पर भी आप जुड़ करके भी अपने जितने भी पाठ है उनका अध्ययन कर सकते हैं। आपके जितने भी जैसे गर्ल्स के अलग बनाए हुए हैं, बॉयज के अलग बनाए हुए हैं, बॉयज और गर्ल्स है वो अलग अलग भी अपने जो ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं और कॉमन ग्रुप भी है, कॉमन ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। वैसे जैसे 4-5 ग्रुप है, उन 4-5 ग्रुपों में वैसे 3 ग्रुप जो है वो लगभग कंप्लीट है, उनमें जगह नहीं है, लेकिन चौथा ग्रुप है जिसमें जगह है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए तो बहुत सारी जगह है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ और देखते हैं कि उदारवाद क्या है। देखिए, सबसे पहले उदारवाद को परिभाषा में कैद करना दुष्कर है। उदारवाद स्थायी मूल्यों की अनिश्चित उपलब्धि है। शाब्दिक दृष्टि से उदारवाद स्वतंत्रता से संबंधित विचारधारा है। स्वतंत्रता से संबंधित विचारधारा है। उदारवाद का अर्थ है स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता को शासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का आधार बनाना चाहती है। इसका आधार ये क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है कि ये क्या कहते हैं कि जो एक तो स्वतंत्रता का मतलब है कि शासन में स्वतंत्रता हो, अर्थात शासन है वो बहुत कम हो, अर्थव्यवस्था में लोगों को स्वतंत्रता हो, सामाजिक व्यवस्था में लोगों को स्वतंत्रता हो। ये उदारवाद की मूल बात है। उदारवाद की मूल बात क्या है कि
शासन में स्वतंत्रता, अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था में स्वतंत्रता। ये उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास समझा जाता है। यानी क्या कहते हैं कि मनुष्य, उदारवाद वाले कहते हैं कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, मनुष्य गलत नहीं करता है। और जितनी भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, यहां तक जो राज्य भी है, राज्य को भी उन्होंने एक सामाजिक संस्था माना है। सामाजिक संस्था मानकर उन्होंने कहा कि ये राज्य का जो विकास है वो मनुष्यों के द्वारा किया गया है और उनकी सामूहिक प्रयास है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। जेरेमी बेंथम और एडम स्मिथ उदारवादी विचारक थे, ये भी उदारवादी विचारक थे। उदारवाद धर्म के क्षेत्र में पोपशाही के स्थान पर व्यक्ति की अंतरात्मा के निर्णय को, धर्म के क्षेत्र में जैसे पहले पोप हुआ करते थे, और पोप क्या कहते थे? पोप यानी अपने मन मर्जी से अपने धर्म की व्याख्या करते थे, और वो ये कहते थे पोप, तो जैसे पोप मुक्ति पत्र, यहाँ पर जब हम हिस्ट्री में चलते हैं तो हिस्ट्री में ये भी आता है कि पोप मुक्ति पत्र यहाँ पर हुआ करते थे। यानी जब कोई व्यक्ति मरता था तो पोप के यहाँ से एक लेटर जारी होता था कि भगवान जो है वो स्वर्ग में आपको ले जाएंगे, स्वर्ग में कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो इस प्रकार की यहाँ पर अंधविश्वास था। उस अंधविश्वास को मिटाने में, यानी उस अंधविश्वास पर सोचने में उदारवाद ने सबसे बड़ा काम किया है। और निरंकुश शासन के स्थान पर उत्तरदायी शासन, जैसे निरंकुश शासन के आपको ऐसा करना ही है, नहीं, उदारवाद कहता है कि उत्तरदायी शासन होना चाहिए, जिसमें राजा का उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हमारी जो जनता है उसके लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं चला करके, जैसे मान लो किसी प्रकार की कोई विपदा आ जाती है, कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है या किसी प्रकार से अक्षम हो जाता है, तो उसके लिए खाने पीने राशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये उदारवादी व्यवस्था में क्या है, वैसे इसकी मूल बातें हैं। संवैधानिक सरकार होनी चाहिए जिसका एक संविधान होना चाहिए, वो मर्यादित संविधान होना चाहिए। सामाजिक रूढ़ियों के स्थान पर उदार नियमों को प्रतिस्थापित किया है। समाज में जो रूढ़ियां बनी हुई है उन रूढ़ियों को तोड़ करके, जैसे कई जगह ऐसा, पहले अपने राजतंत्र जो होता है, राजतंत्र में क्या होता है, यानी राजा का बेटा राजा होता है, वो एक रूढ़ी बनी हुई थी। उन रूढ़ियों को तोड़ने में उदारवाद सबसे अधिक अच्छी विचारधारा है। आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में उदारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1815 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। 1815 ईस्वी में कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। आगे देखिए, उदारवाद की व्युत्पत्ति देखिए। उदारवाद की व्युत्पत्ति यानी उदारवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। उदारवाद क्या है? अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है। किससे हुई है? लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। और लिबर यानी लैटिन भाषा का लिबर का अर्थ क्या है? स्वतंत्र। उदारवादी सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं चुनने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात है। उदारवाद क्या चाहता है कि आदमी को अकेला छोड़ दो, वह अपना मार्ग स्वयं चुन लेगा। संपत्ति और स्वतंत्रता को विशेष अधिकार माना है। व्यक्ति की संपत्ति और स्वतंत्रता, यानी आदमी को स्वतंत्र छोड़ दो, उसके बाद उसकी जो संपत्ति है वो कितनी ही कमाए वो उसकी है, यानी संपत्ति पर और स्वतंत्रता पर। अतः उदारवाद एक ऐसी अस्पष्ट बौद्धिक गतिशील विचारधारा है जिसमें स्थितिवादी पूंजीवाद का समर्थन, गरीब विरोधी, अन्याय और अनैतिक एवं अमानवीय अवधारणा थी। क्योंकि ये लोग गरीब विरोधी, यानी कहने का मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि जैसे आदमी को अकेला छोड़ दिया, आदमी चाहे जितना धन है वो चाहे कैसे ही कमाए, तो ये गरीबों का समर्थन करने वाले नहीं, पूंजीवाद का समर्थन करने वाली व्यवस्था लगती है। अन्याय और अनैतिक है, यानी जैसे मान लो एक व्यक्ति धन कमाने में या जब उसे स्वतंत्रता है तो वह नैतिक और अनैतिक तरीकों से धन कमाएगा, तो ये धारणा है वो मानवीय नहीं है। इस अवधारणा का कार्यक्षेत्र प्रथम चरण से लेकर आज तक बदल रहा है। कैसे बदला? क्योंकि ये अवसरवादी विचारधारा है। जब जब इसे अवसर मिला उसी के अनुरूप इन्होंने अपना विचार रखा। कभी प्रत्यक्ष से पूंजीवाद का समर्थन करता है तो कभी मार्क्सवाद के डर से पूंजीपतियों को बचाने के लिए गरीब हितों का दिखावा भी करते हैं। यानी कभी कभी क्या है कि ये गरीबों की देखभाल से संबंधित बातें भी करता है, लेकिन ये इनके मूल में इस प्रकार की बातें नहीं है। 1990 के दशक में सोवियत संघ में
सोवियत संघ के जो साम्यवादी तंत्र की विफलता के पश्चात यह पूंजीवाद का प्रबल समर्थक बन गया था। 1990 तक तो साम्यवाद था। साम्यवाद में क्या है कि इसे पूंजीवाद को या जब उदारवाद को हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाद को दबा रखा था। लेकिन जब साम्यवाद जो है वो विफल हो गया था, विफल होने के बाद में इन्होंने संपूर्ण विश्व पर पूंजीवादी व्यवस्था कायम करने का एक अभियान चलाया और वे पूंजीवाद का प्रबल समर्थक बन गया। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उदारवाद एक तो व्यापारवाद, पूंजीवाद का औचित्य अर्थात स्वार्थ सिद्ध करने का तरीका था। उदारवाद क्या था? व्यापारवाद और पूंजीवाद, व्यापारवाद और पूंजीवाद का स्वार्थ सिद्ध करने का तरीका था, जिसने उत्पादन के मालिकों को आर्थिक शोषण में सहायता की है। यानी जैसे मान लो अगर जो उत्पादन करने वाले किसान है या छोटे लोग हैं, उन लोगों का शोषण करने में ये सिद्धांत उन्होंने काम में लिए, व्यापारवाद और पूंजीवाद। आगे देखिए, उदारवाद का विकास किससे हुआ? देखिए, उसके लोक, बेंथम और एडम स्मिथ, इनकी रचनाओं में उदारवाद के दर्शन होते हैं। लोक, बेंथम और एडम स्मिथ, इनकी रचनाओं में उदारवाद के दर्शन होते हैं। उदारवाद के विकास में कई तत्वों का हाथ रहा है, जैसे पुनर्जागरण। पुनर्जागरण यानी 14वीं सदी में इटली में प्रारंभ पुनर्जागरण के रूप में धर्म की नींद में लीन मानवीय चेतना ने आंखें खोली, व्यक्ति की आत्मनिर्धारक शक्ति के बल पर अंधविश्वास पर प्रहार किया। इससे पूर्व यह विचार था, इससे पूर्व यानी पुनर्जागरण से पहले क्या विचार था? तुम सत्य को जानना चाहते हो तो विश्वास करो, तुम सत्य को जानना चाहते हो तो विश्वास करो। यानी अब जैसे सत्य किसी के बारे में कुछ भी कह दिया और उस पर विश्वास करने को कह दिया तो यह संभव नहीं है, तो तुम विश्वास करो। लेकिन उदारवाद, देखिए यहां पर कितनी अच्छी बात, लेकिन उदारवाद विकसित होने पर यह सिद्धांत बना, तुम सत्य को जानना चाहते हो, संदेह करो, तर्क करो। कोई भी बात, ये अपने मानवीय सिद्धांत की भी बात है, हम हमारे व्यवहार में भी इसको काम में ले सकते हैं। कोई भी बात जब हमारे सामने आती है तो उदारवाद क्या कहता है कि उस पर संदेह करो, आंख मीच करके विश्वास मत करो और उस पर तर्क करो कि तर्क के आधार पर वह कितना खरा है, यानी वास्तव में तर्क के आधार पर यह सही है कि नहीं है। कहने का अर्थ यह कि यह विज्ञान सम्मत बात है, ये विज्ञान सम्मत बात है। धार्मिक उपदेश के स्थान पर मानवीय संवेदना को बल मिला था। इसके दो रूप देखने को मिलते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। इसके दो रूप देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? नकारात्मक और सकारात्मक। 20वीं शताब्दी में लोस्की और मैकाइवर ने इसे नए रूप में पेश किया था। तो उदारवाद को नए रूप में पेश करने वाले कौन थे? लोस्की और मैकाइवर। अब राज्य को अच्छी और आवश्यक संस्था माना जाने लगा था। अब जैसे उदारवाद जो है वो आगे जैसे लोस्की और मैकाइवर ने क्या कहा कि हाँ, उदारवाद के अंतर्गत राज्य है, वो राज्य एक अच्छी संस्था हो सकता है, राज्य एक अच्छी संस्था हो सकता है, ये उन्होंने कहा था। दूसरी बात, इस उदारवाद के विकास में वैज्ञानिक आविष्कार और विज्ञान का विकास। ज्यों ज्यों वैज्ञानिक आविष्कार हुए, विज्ञान के विकास हुए, लोगों में चिंतन बढ़ा। चिंतन बढ़ने से लोगों ने तर्क से सोचना शुरू किया। जब तर्क के आधार पर किसी बात को परखा जाता है तो वो बात सही है या गलत है, इसके संबंध में लोगों ने अपने आक्षेप लगाने शुरू किए, यानी आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं किया गया। इसमें भी उदारवादी व्यवस्था को पनपने में अपना भरपूर सहयोग मिला। विज्ञान के आविष्कारों से ही निरंकुश राजाओं को दबाने में पूंजीपति वर्ग सफल हुआ था। जैसे विज्ञान का आविष्कार हुआ तो विज्ञान के आविष्कारों से क्या है कि पूंजीपतियों के पास पूंजी थी, जिससे वो विज्ञान के आविष्कार खरीद करके और राजाओं की जो निरंकुश राजनीतियां थी, निरंकुश जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था को दबाने में सफल हुआ। वाणिज्यिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति के माध्यम से वर्ग का उदय हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग का उदय किससे हुआ? एक तो वाणिज्यिक क्रांति से और औद्योगिक, यानी उद्योगों का विकास हुआ। उद्योग और वाणिज्य से एक मध्यम वर्ग और पनपा। पहले तो पूंजीपति था एक तो, और एक था गरीब, लेकिन इनके बीच का एक वर्ग है, वो उद्योगों से और वाणिज्यिक विभाग से एक मध्यम वर्ग और पनपा। और इस मध्यम वर्ग ने क्या किया? मध्यम वर्ग जो है वो ना तो गरीब था और ना अमीर था, इनके बीच का था, इसलिए वह पूंजीवाद का विरोध भी कर सकता था। जिसने सामंतों और पोपों का विरोध किया था, जैसे सामंत और पोप हुआ करते थे, जैसे कई जगह पोप हुआ करते थे, अपने यहाँ भारत में सामंत हुआ करते थे। सामंतों की शासन व्यवस्था इतनी खराब थी
कि हमारी जनता का वो शोषण करते थे, बिना कमाए वो लोगों पर पलते थे और वो स्वयं कुछ भी नहीं करके भी उन लोगों से अच्छी सुख सुविधाओं का फायदा उठाते थे, अच्छी सुख सुविधाएं उन्हें मिलती थी और लोगों का शोषण करके उन पर शासन करते थे, लोगों को अंधेरे में रखते थे, लोगों को अंधविश्वास सिखाते थे। लेकिन जब मध्यम वर्ग का उदय हुआ तो मध्यम वर्ग के उदय से क्या हुआ कि उन लोगों का विरोध होना शुरू हुआ, उन लोगों ने तर्क पर सोचना शुरू किया कि वास्तव में ये लोग बहुत गलत हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मार्क्सवाद की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर पुनः व्यक्ति की स्वायत्तता की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। मार्क्सवाद जब बढ़ा तो मार्क्सवाद ने मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा प्रश्रय दिया, और प्रश्रय दिया तो उन्होंने क्या किया, मार्क्सवाद ने क्या किया, देखिए मार्क्सवाद की बढ़ती जो लोकप्रियता से ये भयभीत हो गया, उदारवाद भयभीत होकर के और व्यक्ति की स्वायत्तता की ओर झुक गया, यानी व्यक्ति स्वायत्त शासी होना चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा ये मार्क्सवाद की तरफ झुका और राज्य के कार्यों को सीमित करने का समर्थन भी करने लगा। पहले तो इन्होंने क्या किया था, एक समय अवसरवादी विचारधारा हुई कि नहीं हुई, यानी एक समय आया जिस समय इन्होंने राज्य का विरोध किया, ये कहा कि नहीं राज्य होना ही चाहिए, राज्य का शासन की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जब इसे डर लगा, दूसरी विचारधाराओं से, साम्यवाद से डरने लगा, तो उन्होंने क्या किया कि राज्य होना चाहिए। और जब मार्क्सवाद ने कहा कि राज्य नहीं होना चाहिए तो इन्होंने उनका समर्थन भी कर दिया। ये क्या चाहते हैं, संविधानवाद, विधि का शासन, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन या सत्ता जो है वो एक हाथ में नहीं होकर के लोगों में बंटी हुई थी। जैसे अपने भारत में शासन का विकेंद्रीकरण है कि नहीं है, सबसे ऊपर प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री जैसे सेंटर गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकारें होती है, राज्य सरकारों के साथ साथ एमएलए, एमपी, इस प्रकार जैसे स्थानीय सरकारें होती है, ग्राम पंचायतें होती है, इनमें सभी में अपने जो कार्य है वो अलग अलग बंटे हुए, तो ये विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण स्वतंत्र चुनाव होने, न्याय व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रणाली, अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय व्यवस्था आदि उदारवादी विचारधारा के कुछ लक्षण है। उदारवादी विचारधारा के ये लक्षण है। अब उदारवाद जो है इसकी विशेषताएं क्या क्या है, उदारवाद कैसा है? उदारवाद की प्रकृति और उसके उदय और विकास के चरणों से जुड़ी हुई है, यानी इसके जो उदारवाद की प्रकृति और उसका जो उदय है अलग अलग विकास में हुआ है। जैसे 1688 की जो अंग्रेजी क्रांति थी और एक 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी, इनमें मानव समाज को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार प्राप्त हुए। एक तो 1688 की अंग्रेजी क्रांति और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, इनसे क्या है कि हमारी जो विश्व की जनता है उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन बातें सीखी, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि वास्तव में अगर हम एकजुट होकर के कोई काम करते हैं तो वास्तव में सफलता मिलती है। इनके विचार देखकर मध्य युग की निरंकुश शासन व्यवस्था को त्यागने के लिए प्रेरित किया, यानी यहाँ पर जो मध्य युग में जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी, राजा लोग निरंकुश हुआ करते थे, उन लोगों की शासन व्यवस्था को त्यागने के लिए, उन लोगों की शासन व्यवस्था को दबाने के लिए ये क्रांतियां हुई और इन क्रांतियों से लोगों ने सीख करके स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को पहचाना। अब इसकी विशेषताएं क्या देखिए उदारवाद की। व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में विश्वास पहली विशेषता है। पहली विशेषता यह है कि व्यक्ति खुद का काम खुद करे, स्वावलंबी हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। दूसरी बात, व्यक्ति के व्यक्तित्व और योग्यता के विकास में सहायक। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो उसे आगे बढ़ने दो, जितना बढ़ सकता है। तीसरी इसकी बात है बंधन मुक्त राज्य का निर्माण। राज्य ऐसा होना चाहिए, राज्य हो लेकिन बंधन मुक्त हो, यानी राज्य का जो कानून जो है वो नाम मात्र का हो, जिसमें आदमी पर ज्यादा पाबंदियां नहीं लगाई गई हो। चौथी बात ये मानता है कि राज्य मानव निर्मित संस्था है। एक जैसे राज्य की उत्पत्ति के जो हम सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें एक देवीय सिद्धांत पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं ना, कि देवीय सिद्धांत के अंतर्गत वो कहते हैं कि ये तो देवीय सिद्धांत है या ऑटोमेटिक ही राज्य की उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति के सिद्धांतों में जो देवीय, ये कहता है कि नहीं, देवीय सिद्धांत नहीं है, राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, लोगों ने इकट्ठे होकर के और इसकी व्युत्पत्ति की है। पांचवी इसकी बात है, विशेषता है, इतिहास और परंपराओं का विरोध करते हैं। इतिहास में कौन राजा था, कैसी परंपराएं थी, उन परंपराओं को निभाना इस विचारधारा के अनुसार आवश्यक नहीं है। वो ये कहते हैं
कि उन परंपराओं में यदि अच्छाइयां नहीं है, बुराइयां हैं, तो उन्हें छोड़ सकते हैं। समाज और एक कृत्रिम संगठन, राज्य और समाज जो है वो एक कृत्रिम संगठन है। मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। सातवीं विशेषता है ये कि इनकी मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास। मानव की स्वतंत्रता, आदमी को स्वतंत्र रहना चाहिए, अर्थात स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसमें विश्वास करते हैं। व्यक्ति साध्य है, समाज और राज्य साधन है। साध्य और साधन क्या है? देखिए, साधन का अर्थ तो यह है कि जिससे हम, ये साध्य है यानी साध्य के बिना साधन और ये निर्मूल होते हैं। तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उदारवाद की व्यवस्था में व्यक्ति महत्वपूर्ण है, समाज और राज्य जो है वो व्यक्ति को सपोर्ट करने वाले साधन है। इसका अर्थ ये है, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास। प्राकृतिक अधिकार जो है, जैसे जीवन है, भोजन है, वस्त्र है, जो प्राकृतिक अधिकार जो बताए गए, जैसे लोक ने बताए थे, उन सभी के संबंध में ये कहते हैं कि उनमें उनका विश्वास है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श और लोकतंत्र में विश्वास। राज्य धर्मनिरपेक्ष हो, उसमें किसी भी धर्म का कोई विशेष महत्व नहीं हो। स्वेच्छाचारी शासन का विरोध और कानून के शासन का समर्थन। ये कहते हैं कि जैसे स्वेच्छाचारी का हम ये कह सकते हैं कि निरंकुश जो शासन है, निरंकुश जो शासन है, उस व्यवस्था का ये विरोध करते हैं। राज्य के उद्देश्य और कार्यों में संबंध होना चाहिए। राज्य का उद्देश्य क्या है? जैसे लोक कल्याण है, तो लोक कल्याण से जुड़े हुए उनके कार्य होने चाहिए। लोक कल्याण से जुड़े हुए उनके कार्य होने चाहिए। आगे देखिए, उदारवाद जो है, उदारवाद के रूप, उदारवाद के रूप एक तो परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद, परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद और आधुनिक उदारवाद, दो इसके रूप देखने को मिलते हैं। अब शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत या परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, इसको दोनों में से किसी भी सिद्धांत को कह सकते हैं। ये क्या है? देखिए, धर्म को व्यक्ति का आंतरिक और निजी मामला मानता है। ये शास्त्रीय उदारवाद क्या कहते हैं? धर्म जो है व्यक्ति का आंतरिक और निजी मामला है, इसमें राज्य को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसे व्यक्तिवाद और मुक्त बाजार का व्यक्तिवाद भी कहते हैं। मुक्त बाजार और व्यक्तिवाद, यानी ये व्यक्तिवाद और मुक्त बाजार। मुक्त बाजार का अर्थ वही हो गया जैसे व्यापारवाद, और यानी व्यक्ति जो है वो कितना ही कुछ प्राप्त करे, व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसे लोक, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, बेंथम, स्पेंसर और कांट जैसे विचारकों ने विकसित किया है। शास्त्रीय या परंपरागत जो सिद्धांत है, लोक, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, बेंथम, स्पेंसर और कांट, इन विद्वानों ने इसे समर्थित किया है, विकसित किया है। यह रूप निजी संपत्ति का समर्थन करता है कि आदमी के पास निजी संपत्ति कितनी ही हो सकती है, वो निजी संपत्ति कितनी ही कमा सकता है, ये शास्त्रीय या परंपरागत उदारवाद कहता है। उदारवाद पूंजीवाद का पर्याय बन जाता है। यहाँ पर उदारवाद और पूंजीवाद में कोई फर्क नहीं होता है। इसी उदारवाद समर्थित पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में वैज्ञानिक मार्क्सवादी क्रांति की शुरुआत होती है। जैसे मार्क्सवाद क्यों अस्तित्व में आया? मार्क्सवाद अस्तित्व में आने का कारण यही था कि यहाँ पर व्यक्तिवादी व्यवस्थाएं जो है वो पनपने लगी, या व्यक्तिवाद का बोलबाला बहुत अधिक हो गया था, इसलिए मार्क्सवाद का अस्तित्व हुआ। आगे है आधुनिक उदारवाद। एक तो शास्त्रीय, दूसरा आधुनिक उदारवाद। यह सिद्धांत लोक कल्याण के राज्य का समर्थन करता है। ये थोड़ा अच्छा है और जो अभी लेटेस्ट है, ये निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने व पूंजीपतियों पर कर लगाने की वकालत की जाती है इस उदारवाद के अंतर्गत। ये उदारवाद नहीं कहता, ये उदारवाद कहता है पूंजीवाद को या पूंजीपति को पूंजी इकट्ठी करने दो, लेकिन ये कहता है नहीं, पूंजीपति या पूंजी की सीमा होनी चाहिए, पूंजीपतियों पर कर लगाने की वकालत की जाती है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में परंपरागत उदारवाद के दुष्परिणाम सामने आने लगे थे, क्योंकि इसी प्रकार का सिद्धांत था ये। जब इस सिद्धांत के दुष्परिणाम सामने आने लगे, जैसे खुले बाजार की व्यवस्था ने न्याय की तुलना में पूंजीपतियों का अधिक समर्थन किया, तब मजदूर वर्ग का उदय हुआ। मजदूर वर्ग का उदय हुआ अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मार्क्सवाद का उदय हुआ। और मजदूरों के पास दो विकल्प थे। दो विकल्प थे, कौन से थे? या तो वह अपना श्रम बेचे, जो अपनी मेहनत है या वो करता है, या तो वो बेचे या भूखा रहे। दो विकल्प थे उनके पास।
हर्बर्ट स्पेंसर जो था, जिसने 1820 से लेकर के 1903 तक काम किया था, उदारवाद के बारे में क्या लिखते हैं? उदारवाद एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस बात को आप नोट करेंगे कि पहले के उदारवाद का कार्य राजाओं की शक्तियों को सीमित करना था। सबसे पहले जो उदारवाद उत्पन्न हुआ, वहां तो राजाओं की शक्तियां थी, राजाओं का आताताई या निरंकुश शासन था, उनकी शक्तियों को सीमित करना था। और भविष्य के उदारवाद को व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों को सीमित करना है। यानी जैसे हम लोकतंत्र स्थापित हो गया, लेकिन लोकतंत्र में भी जो व्यवस्थापिका है, वो व्यवस्थापिका जो है वो निरंकुश है। व्यवस्थापिका निरंकुश है, तो इस व्यवस्थापिका की शक्तियों को सीमित करना इस उदारवाद का या आधुनिक उदारवाद का काम है, यानी उसको सीमित करना है। इस सिद्धांत से ये विशेषताएं समझे जा सकती है। देखिए, इस सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं आधुनिक उदारवाद की? आधुनिक उदारवाद की ये विशेषताएं देखिए, स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य होना चाहिए। स्वतंत्रता, वो तो कहते हैं कि व्यक्ति को कितनी ही स्वतंत्रता दे दो, व्यापार की स्वतंत्रता, लेकिन नहीं, स्वतंत्रता और समानता दोनों सामंजस्य होना चाहिए। समानता का अर्थ है जैसे एक देश में रहने वाले नागरिकों को समान कानून की व्यवस्था, सामाजिक रूप से वो समान होनी चाहिए। व्यक्ति के अधिकारों का समाजीकरण होना चाहिए। समाजीकरण का अर्थ यह कि एक किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का समाजीकरण होना चाहिए। अर्थव्यवस्था जो है उसमें भी समाजीकरण होना चाहिए, यानी अर्थव्यवस्था की भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिसमें यह हो कि लोग अधिक से अधिक भूखे नहीं सोए, लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो, लोगों को हर एक वर्ग को अपना विकास करने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो, पूरी सुविधाएं प्राप्त हो। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अभी जो वर्तमान में जो राज्यों की जो योजनाएं चलती है, वो उदारवाद की इस विशेषता के साथ ही चलती है। बहुलवादी समाज, बहुलवादी समाज का अर्थ है कि जैसे मान लो जिस देश में, जिस राज्य में विभिन्न प्रकार के वर्गों के जो लोग रहते हैं, उन लोगों का एक ही समाज से मानना चाहिए। मतलब राज्य के लिए ये नहीं होना चाहिए कि ये समाज विशेष है, ये समाज निम्न है, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुलवादी समाज की व्यवस्था कायम होनी चाहिए। एक तो ये तो था सकारात्मक, ये है नकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद की क्या विशेषता है? देखिए, व्यक्तिवाद पर अधिक बल देता है, जैसा आपने पढ़ा है। मानव को मध्य युग की धार्मिक तथा सांस्कृतिक जंजीरों से मुक्ति पर बल। मध्य युग में क्या हुआ था कि धर्म के आधार पर और संस्कृति के आधार पर व्यक्ति को बंधक बना रखा था, उस व्यवस्था को हटाने पर यह विचार करता है। मानव व्यक्तित्व के असीम मूल्य और व्यक्तियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास होना चाहिए। आध्यात्मिकता जो है, हाँ आध्यात्मिक हो, लेकिन समानता में विश्वास होना चाहिए। असीम मूल्य और व्यक्तियों की, यह व्यक्तित्व का असीम मूल्य, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं दबाना चाहिए, चाहे वे किसी जाति, धर्म या वर्ग से संबंधित हो। अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा है तो उसे अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करता है और मानव की विवेकशीलता और अच्छाई, मानव की के लिए प्राकृतिक अदेय अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये प्राकृतिक अधिकार है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। इन पर ये नकारात्मक उदारवाद है, वो कहता है कि इनके विश्वास में भी वो बल देता है। आगे देखिए, उदारवाद और लोक का दर्शन। लोक जो है उदारवाद के जनक माने जाते हैं। लोक को उदारवाद का जनक माना जाता है, तो अब लोक का उदारवाद क्या कहता है? लोक क्या कहता है कि राजनीतिक आधार पर समझौता सिद्धांत और उदारवाद जॉन लोक का दर्शन है। इसमें मुख्य बातें ये है, जैसे समझौता सिद्धांत और उदारवाद, यानी जो है इसमें क्या कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं, राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक समझौते द्वारा हुई है। सामाजिक समझौते द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है, ये लोक का उदारवाद कहता है। राज्य की उत्पत्ति किस लिए हुई है? व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए। दूसरी बात क्या कहता है कि राज्य और व्यक्ति दोनों के संबंध आपसी समझौते पर आधारित है। राज्य और व्यक्ति, इनका जो संबंध है, दोनों का संबंध है, वो आपस में समझौता हुआ है राज्य में और व्यक्ति में, कि राज्य जो है वो व्यक्ति की सुरक्षा व्यवस्था या सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करेगा। जब कभी भी राज्य समझौते की आवश्यक शर्तों को करेगा तो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध आवश्यक शर्तों को नहीं मानेगा
आवश्यक शर्तों को नहीं मानेगा तो राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का व्यक्ति का अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। अधिकार तो है ही है, व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि राज्य जब गलत नीतियों पर चलने लग जाता है, राज्य जब व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर पाता है या कल्याणकारी राज्य नहीं होता है, तो उस राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का जनता का उत्तरदायित्व है। कानूनों का आधार विवेक है, न कि आदेश। यानी ये नहीं कि जैसा कानून पारित कर दिया वैसा ही कानून है, वो लोगों ने पालन करना शुरू कर दिया। नहीं, कानून का पालन विवेक के आधार पर होना चाहिए। कानून बना है उस पर विवेक होना चाहिए। जैसे अपन ने अभी पढ़ा था कि वर्तमान जो उदारवाद क्या कहता है, यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो क्या करो, संदेह करो और तर्क करो, तो विवेक से काम में लेना। चौथी बात यह कहता है कि वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करे, अर्थात व्यक्ति के विकास में जो शासन है या राज्य है, सरकार है, उसका इंटरफियर, हस्तक्षेप कम से कम हो। अब एक ये कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये क्या है? आवश्यक बुराई है, ये कहते हैं कि राज्य बुरा है, अच्छा नहीं है, लेकिन आवश्यक भी है। अगर राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति है वो क्या होगा, असुरक्षित होगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये आवश्यक है लेकिन बुराई है। आवश्यक बुराई इसलिए है, मानव को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी, आर्थिक में भी, सामाजिक में भी, धार्मिक, बौद्धिक, यानी सारी स्वतंत्रताएं व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। स्वतंत्रता से तात्पर्य सभी सत्ताओं से मुक्ति या नकारात्मक स्वतंत्रता माना गया है जो बंधनों का अभाव है। यानी नकारात्मक या जो ये लोग क्या कहते हैं, उदारवाद का अर्थ है या स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव, या राज्य के द्वारा व्यक्ति पर इस प्रकार के कोई बंधन नहीं लादने चाहिए जिससे व्यक्ति है वो उकता जाए, व्यक्ति को पीड़ा होने लगे, व्यक्ति का शोषण होने लगे। तो इस प्रकार की कोई भी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, आधुनिक और समसामयिक उदारवाद, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के हिसाब से थोड़ा मोस्ट भी है, देख लेना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिवर्तित आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों में उदारवाद में भी व्यापक बदलाव आया, उदारवाद में भी परिवर्तन आया। मार्क्सवाद और समाजवाद के डर से उदारवाद में निम्न परिवर्तन देखने को मिला। अब उदारवाद, अब जैसे वर्तमान जो उदारवाद है वो क्या कहता है, देखिए, वो कहता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जिसमें लोक कल्याण की भावना हो। यह व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में संपूर्ण स्वतंत्रता देकर सर्वांगीण विकास पर बल, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, सभी व्यक्तियों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने पर बल, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। जैसे जितने भी राज्य में लोग रहते हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी जाति, वर्ण, लिंग कोई भी हो, उसे समान अवसर मिलना चाहिए, आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल, यानी राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, जैसे मान लो एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, ये हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति की जीवित रहने की जो आवश्यकताएं हैं, जीवित रहने की जो चीजें हैं, वो कम से कम मिलनी चाहिए। जनता का विकास तथा वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में विश्वास, जनता का विकास होना चाहिए और विज्ञान की प्रगति होनी चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव, व्यापक राजनीतिक सहभागिता और बल। वयस्क मताधिकार तो वैसे ही अपने भारत में, जैसे जो व्यक्ति 18 वर्ष का है वह वोट कास्ट कर सकता है, अपना वोट दे सकता है। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए किसी भी प्रकार की, वैसे अपने भारत में निष्पक्ष ही होते हैं। व्यापक राजनीतिक सहभागिता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति में भाग लेने का अधिकार है, वह व्यक्ति राजनीति में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, राजनीति में अपने विचार दे सकता है, राजनीति में किसी पद के लिए वह, यदि वो योग्य है, यदि वो योग्यताएं डिजर्व करता है, तो वह व्यक्ति खड़ा हो सकता है। राज्य सामाजिक हित की पूर्ति का सकारात्मक साधन है। ये कहते हैं कि समाज का हित हो, राज्य का अर्थ है कि समाज हित। समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता और वर्गगत असंतोष को कम करने पर बल। लोकतांत्रिक समाज की राजनीतिक संस्कृति पर बल देता हूं। लोकतांत्रिक समाज की राजनीतिक संस्कृति क्या है? लोकतांत्रिक समाज का लोकतंत्र की स्थापना हो
और उसके आधार पर जो समाज बने, अर्थात उसके आधार पर जो समाज की संस्कृति है, देश की संस्कृति है, उस पर बल दे। उदारवाद का यह स्वरूप क्रांतिकारी तरीकों के विपरीत सुधारवादी है। यानी ये कहता है, जैसे पहले उदारवादी क्या कहते थे कि जैसे मान लो अगर देश में निरंकुश शासन है तो उसमें सुधार के लिए क्रांति की जाए, लेकिन अब वर्तमान क्या कहता है, सुधार किया जाए। शांतिपूर्ण और क्रमिक सामाजिक परिवर्तन में विश्वास रखता है। यह स्वरूप अल्पसंख्यकों, वृद्धों, दलितों के विशेष हितों का संवर्धन करने पर बल देता है। अब ये कहता है कि अगर मान लो देश में कोई अल्पसंख्यक है, धर्म से है, जाति से है, अल्पसंख्यक है, तो उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको अलग थलग कर दिया जाए। देश में वृद्ध है या दलित लोग हैं, उन लोगों को भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। राज्य का काम है, राज्य को इस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलानी चाहिए। आधुनिक उदारवाद बाजार व्यवस्था के स्थान पर मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल देते हैं। बाजार व्यवस्था, यानी बाजार व्यवस्था का अर्थ तो ये हो गया, जैसे मुक्त बाजार का अर्थ तो यह है कि जो व्यक्ति जितना बाजार में कमा सकता है वो कमा सकता है, लेकिन ये कहता है कि नहीं, अर्थव्यवस्था भी नियंत्रित होनी चाहिए, मिश्रित होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि व्यक्ति को अपना विकास करने से या पूंजी प्राप्त करने से बिल्कुल ही कुंठित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति अनैतिक तरीकों से कमाए। यह सामूहिक हित की बात करता है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लचीला बनाने और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों पर बल देता है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ वो ये कहते हैं, पूंजीवाद तो कहता है कि योग्य व्यक्ति है वो जिएगा और जो अयोग्य है वो मर जाएगा। लेकिन नहीं, ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी अर्थव्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए जिससे पूंजीवादी या जिनके पास पूंजी है वो लोग तो आगे बढ़ जाएं और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसी व्यवस्था नहीं है। आगे है कि लोकतंत्र की समस्याओं पर नए ढंग से विचार करने पर बल देता है। लोकतंत्र जो है इसको नए ढंग से सोचा जाए। लोकतंत्र में और कौन कौन सी जैसे सामाजिक व्यवस्थाएं हैं या लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका विकास किया जा सकता है, उन पर विचार किया जाना चाहिए। अब है अंतिम, देखिए उदारवाद की आलोचना, जो आपका पाठ है ये उदारवादी की आलोचना। जब हम सरसरे तौर से जब हम देखते हैं तो यही निकल कर आता है कि उदारवाद का स्वरूप बर्जुआ वर्ग का ही दर्शन है, यानी पूंजीवाद का ही दर्शन है। ये मूलतः पूंजीवादी और स्थितवादिता पर बल देता है, पूंजीवाद पर ही बल देता है। यह स्वरूप गरीबों के क्रांतिकारी आवाज को दबाने का सहारा है। गरीब व्यक्ति, पूंजीपति वर्ग क्या करता है कि गरीब व्यक्ति का शोषण ही शोषण करता रहता है, उसकी आवाज को आगे नहीं आने देता है। तो उदारवाद क्या है, पूंजीपतियों का एक वो सहारा है जिससे गरीबों की आवाज को दबा सकते हैं। यह राज्य को शक्तिशाली बनाता है ताकि गरीबों को राजनीतिक वेदता के नाम पर दबा सके। राज्य को भी ये सींचता है, शक्तिशाली बनाता है, जिससे निरंकुश शासन स्थापित होता है। इसकी योजना यदि संपूर्ण योजनाएं या संपूर्ण व्यवस्था यदि लागू कर दी जाए तो क्या होगा, एक निरंकुश शासन की स्थापना हो जाएगी। और ये पूंजीवादी वर्ग से संबंधित धारणा है। इसका सामाजिक न्याय मात्र ढकोसला है, यानी ये कहते न्यायवादी व्यवस्था का है लेकिन वैसा न्याय होता नहीं है। यह स्वतंत्रता के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियों का बनाया जाना राज्य पर छोड़ता है। आवश्यक सामाजिक परिस्थितियों का बनाया जाना राज्य पर छोड़ता है और पूंजी व्यवस्था को समाप्त नहीं करता है। ये कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए। पूंजी के बिना तो, यानी पूंजीवाद का तो ये हमेशा समर्थक रहा है। ये पूंजीवाद का समर्थक रहने से जो गरीब लोग हैं यानी मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग पर कुठाराघात होता है, जो कि अच्छा नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उदारवाद है वो, यदि हम पूर्ण रूप से यदि इसकी सारी योजनाओं को एक साथ लागू कर दिया जाता है तो किसी भी राज्य के लिए अच्छा नहीं है। इसकी कुछ जो अच्छी विशेषताएं उनको लागू किया जाए और कुछ जो अच्छी विशेषताएं नहीं है उन्हें लागू नहीं किया जाए। जय हिंद, जय भारत। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आप अपनी जो व्यवस्था है, आपने जो कोई भी क्वेरी है तो आप 9610208295 पर भी आप लिख सकते हैं। वैसे भी आपको बहुत बार बताया जा चुका है, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप ये पाठ पूरा पढ़ें। आपके लिए 40 मिनट से कम का समय हुआ है और आपका ये कंप्लीट पाठ पूरा हो गया है। तो आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो मैं ये सोचता हूं कि उदारवाद पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताएंगे कि आपको पाठ कैसे समझ में आया, अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे जरूर आप बताएंगे। आपको व्हाट्सएप नंबर वैसे दिए हुए हैं। तो जय हिंद, जय भारत।